नमस्कार। अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया से जुड़े हैं तो एक कहानी शायद आपको बहुत जानी पहचानी लगेगी। स्क्रीन पर ढेरों चार्ट्स हैं, 10-12 इंडिकेटर्स लगे हुए हैं और फिर भी वो जो लगातार मुनाफा होता है वो हाथ नहीं आता। और कभी नुकसान हो गया तो गुस्से में आके एक और ट्रेड ले लिया। बिल्कुल। या फिर थोड़ा मुनाफा देखकर डर के मारे जल्दी निकल गए। हाँ। ये एक अंतहीन चक्र जैसा लगता है ना? सही कहा। आज हम इसी उलझन को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे हाथ में जो स्रोत है वो है पेरी जे कॉफमन की एक बहुत ही क्लासिक किताब ट्रेडिंग सिस्टम्स एंड मेथड्स। एक बेहतरीन किताब है ये। तो आज हमारा मकसद कोई जादुई इंडिकेटर खोजना नहीं है, बल्कि हम कॉफमन के जरिए ये समझेंगे कि ट्रेडिंग को भावनाओं के खेल से निकालकर एक अनुशासित, एक नियमों पर आधारित प्रक्रिया में कैसे बदला जाए। बिल्कुल। हम बात करेंगे कि एक सिस्टम आखिर होता क्या है, बाजार की अलग अलग चालों को कैसे समझें, और हाँ, सबसे जरूरी वो एक चीज जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, रिस्क मैनेजमेंट। बिल्कुल, रिस्क मैनेजमेंट। और शुरू करने से पहले एक बात साफ करना बहुत जरूरी है। कॉफमन का जो नजरिया है वो ट्रेडिंग को जुए या अटकलबाजी से बिल्कुल अलग करता है। अच्छा। उनका मानना है कि बाजार की भविष्यवाणी करना वो लगभग नामुमकिन है। तो फिर सवाल उठता है कि सफल कैसे हों? हाँ, कैसे? एक ऐसा मजबूत ढांचा या सिस्टम बनाकर जो बाजार के किसी भी उतार चढ़ाव को झेल सके। एक तरह से यहाँ हम एक नाव बनाने की बात कर रहे हैं, न कि तूफान की भविष्यवाणी करने की। चलिए, तो फिर इस नाव को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये ट्रेडिंग सिस्टम है क्या भला? ज्यादातर लोगों के लिए तो इसका मतलब होता है चार्ट पर RSI या मूविंग एवरेज लगा लेना। हाँ, लेकिन कॉफमन कहते हैं कि ये तो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, सिर्फ शुरुआत है। तो फिर पूरा सिस्टम क्या है? कॉफमन एक सिस्टम को 4 मजबूत स्तंभों पर खड़ा करते हैं। पहला, एंट्री का नियम। आप ट्रेड में कब और क्यों घुसेंगे। ठीक है। दूसरा, एग्जिट का नियम। आप बाहर कब निकलेंगे, चाहे मुनाफा हो या नुकसान। तीसरा, और शायद सबसे अहम, रिस्क मैनेजमेंट। मतलब आप हर ट्रेड में ज्यादा से ज्यादा कितना नुकसान उठाने को तैयार हैं। और चौथा है पोजीशन साइजिंग। उस तय रिस्क के आधार पर आप कितने शेयर या लॉट खरीदेंगे। एक मिनट, तो सिर्फ ये कहना कि RSI 70 के ऊपर गया तो बेच दो, ये एक पूरा सिस्टम नहीं है। बिल्कुल नहीं। और यही एक इंडिकेटर ट्रेडर और एक सिस्टम ट्रेडर के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, एक इंडिकेटर ट्रेडर सिर्फ एक सिग्नल देखता है, लेकिन एक सिस्टम ट्रेडर पूछेगा, ठीक है, RSI 70 के ऊपर है, पर क्या बाजार का जो बड़ा ट्रेंड है वो भी नीचे की तरफ है? मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होगा? इस ट्रेड में मेरे कुल कैपिटल का कितना प्रतिशत रिस्क पर है? अगर मैं गलत साबित हुआ तो मेरा एग्जिट प्लान क्या है? मतलब वही सवाल है। हाँ, जब तक इन सभी सवालों के जवाब पहले से तय नहीं होते, आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। जैसा कॉफमन कहते हैं, बिना नियमों का सिस्टम सिर्फ जुआ है। वाह, ये तो सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। मतलब हर फैसले के पीछे एक तर्क होना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, अब बाजार पर आते हैं। कॉफमन कहते हैं कि कोई भी एक रणनीति हमेशा काम नहीं करती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बाजार का मूड या कहिए व्यवहार बदलता रहता है। मोटे तौर पर कॉफमन बाजार को 3 चरणों में देखते हैं। 3 चरण? हाँ। पहला है ट्रेंडिंग मार्केट, जब बाजार एक ही दिशा में मजबूती से बढ़ रहा हो, ऊपर या नीचे। ठीक है। दूसरा है रेंजिंग मार्केट, जब कीमतें एक दायरे में फंसकर ऊपर नीचे घूमती रहती हैं। और तीसरा? और तीसरा है हाई वॉलेटिलिटी मार्केट, जब बाजार में बहुत ज्यादा घबराहट और तेज उतार चढ़ाव होता है। और यहीं पर ज्यादातर नए ट्रेडर्स मार खाते हैं। उनकी रणनीति 1 महीने तो काम करती है, फिर अचानक बंद हो जाती है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि उनकी रणनीति खास तरह के बाजार के लिए बनी थी और बाजार अब बदल चुका है। आपने एकदम सही पकड़ा। और यहीं पर शोर बनाम सिग्नल का कॉन्सेप्ट आता है। रोज की जो छोटी मोटी हलचल होती है वो शोर है, जो आपको भ्रमित कर सकती है। और सिग्नल? जबकि हफ्तों या महीनों तक चलने वाली जो दिशा है वो सिग्नल है। अब सवाल ये है कि शोर से सिग्नल को अलग कैसे करें। हाँ, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए मूविंग एवरेज जैसे टूल्स का इस्तेमाल होता है। मूविंग एवरेज कुछ नहीं, बस पिछले कुछ दिनों की कीमतों का औसत है। ये रोज के उतार चढ़ाव को स्मूथ करके आपको एक साफ तस्वीर दिखाता है। अच्छा। तो एक सिस्टम ट्रेडर इसी साफ तस्वीर के आधार पर फैसले लेता है, न कि दिन प्रतिदिन के शोर पर। ठीक है, तो अब जब हमें पता है कि बाजार के अलग अलग मूड होते हैं, तो अब असल सिस्टम्स की बात करते हैं। मैंने सबसे ज्यादा ट्रेंड फॉलोइंग के बारे में सुना है। सुनने में ये बहुत सीधा लगता है, ट्रेंड के साथ चलो। हाँ,
और ये सबसे पुराने और सबसे सफल तरीकों में से एक है। इसका मूल सिद्धांत है ट्रेंड आपका दोस्त है। कॉफमन के अनुसार ट्रेडिंग में जो बड़े मुनाफे होते हैं वो हमेशा बड़े ट्रेंड्स को पकड़ने से ही आते हैं। अच्छा। इस सिस्टम का ट्रेडर बाजार का टॉप या बॉटम पकड़ने की कोशिश नहीं करता, वो बीच की बड़ी लहर की सवारी करना चाहता है। लेकिन इसके लिए तो छोटे मोटे नुकसान भी झेलने पड़ते होंगे। बिल्कुल, उसे कई छोटे छोटे नुकसान झेलने पड़ते हैं जब बाजार कोई स्पष्ट दिशा नहीं पकड़ता। इसे एक असली दुनिया के सिनेरियो में रखकर देखते हैं। एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम असल में कैसा दिखेगा? कॉफमन एक क्लासिक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आपका नियम है, पहला, ट्रेंड की पहचान। मैं तभी खरीदूंगा जब 50 दिन का ईएमए 200 दिन के ईएमए से ऊपर हो। ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हाँ, जो हाल की कीमतों को ज्यादा महत्व देता है। 50 दिन का एवरेज मौजूदा मोमेंटम बताता है और 200 दिन का एवरेज लंबी अवधि की सेहत। तो जब छोटा एवरेज बड़े एवरेज से ऊपर हो तो ये एक मजबूत अप ट्रेंड का संकेत है। ओके, ये तो ट्रेंड की पहचान हो गई। एंट्री कैसे होगी? एंट्री का नियम हो सकता है कि जब कीमत 50 दिन के ईएमए के ऊपर बंद हो तब मैं खरीदूंगा। और तीसरा, एग्जिट। मेरा स्टॉप लॉस 2 एटीआर के बराबर होगा। एक मिनट, ये नया शब्द आ गया, एटीआर। ये क्या होता है? हाँ, अच्छा सवाल है। एटीआर का मतलब है एवरेज ट्रू रेंज। ये बाजार के उतार चढ़ाव यानी वॉलेटिलिटी को नापने का एक तरीका है। सरल भाषा में? सरल भाषा में ये बताता है कि एक स्टॉक औसतन एक दिन में कितना ऊपर नीचे होता है। तो 2 एटीआर का स्टॉप लॉस लगाने का मतलब है कि आप बाजार को उसकी मौजूदा हलचल के हिसाब से सांस लेने की जगह दे रहे हैं। अच्छा, मतलब अगर बाजार शांत है तो स्टॉप लॉस नजदीक होगा और अगर तूफानी है तो दूर। बिल्कुल, ये एक डायनामिक रिस्क मैनेजमेंट टूल है। के साथ चलो, दूसरी तरफ मैंने मीन रिवर्जन के बारे में भी सुना है, जो कहता है कि जब कोई चीज बहुत बढ़ जाए तो उसके गिरने का इंतजार करो। ये तो बिल्कुल उल्टा लग रहा है। यह एक बेहतरीन सवाल है और ये ट्रेडिंग की सबसे बड़ी दुविधाओं में से एक है। तो एक नया ट्रेडर कैसे तय करेगा कि क्या करना है? देखिए, मीन रिवर्जन का सिद्धांत कहता है कि कीमतें रबर बैंड की तरह होती हैं। जब आप उन्हें बहुत ज्यादा खींचते हैं तो वो वापस अपने औसत यानी मीन की तरफ आती हैं। और ये कब काम करता है? यह सिद्धांत तब सबसे अच्छा काम करता है जब बाजार रेंजिंग हो, मतलब एक दायरे में फंसा हो। और इसके लिए कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं? आरएसआई? हाँ, इसके लिए आरएसआई यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और बॉलिंजर बैंड्स बहुत लोकप्रिय हैं। आरएसआई को आप एक कार की स्पीडोमीटर की तरह समझ सकते हैं। 30 से नीचे का स्तर ओवरसोल्ड माना जाता है और 70 से ऊपर का ओवरबॉट। तो एक मीन रिवर्जन ट्रेडर जब बाजार एक दायरे में हो और आरएसआई 30 से नीचे जाए तो खरीदने के बारे में सोचेगा, इस उम्मीद में कि कीमत वापस ऊपर आएगी। हाँ, वापस अपने औसत की ओर लौटेगी। लेकिन कॉफमैन यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी देते हैं। वो क्या? एक मजबूत ट्रेंडिंग मार्केट में मीन रिवर्जन का इस्तेमाल करना वो चलती ट्रेन के सामने खड़े होने जैसा है। अच्छा। अगर बाजार लगातार गिर रहा है तो आरएसआई हफ्तों तक 30 के नीचे रह सकता है। वहां ओवरसोल्ड पर खरीदना मतलब गिरते हुए चाकू को पकड़ने की कोशिश करना है। सही है। इसीलिए ये जानना जरूरी है कि बाजार अभी किस मूड में है। बिल्कुल। ठीक है, तो हमारे पास ट्रेंड के लिए सिस्टम है, साइडवेज बाजार के लिए भी सिस्टम है। लेकिन उस तीसरे चरण का क्या, जब बाजार में अचानक बहुत हलचल बढ़ जाती है? उस चरण के लिए वोलेटिलिटी और ब्रेकआउट सिस्टम बने हैं। इनका आइडिया यह है कि अक्सर एक लंबे समय की शांति के बाद एक बड़ा तूफान आता है। मतलब? जब कीमतें बहुत समय तक एक छोटे दायरे में फंसी रहती हैं तो ऊर्जा इकट्ठी होती है और फिर जब वो उस दायरे को तोड़कर बाहर निकलती हैं तो एक बड़ा मूव आता है। इसी मूव को पकड़ने को ब्रेकआउट ट्रेडिंग कहते हैं। और इसे पकड़ने का कोई तरीका है? हाँ, इसके लिए डॉन्शियन चैनल्स जैसे टूल्स काफी काम के हैं। ये बहुत सरल है। ये टूल बस पिछले 20 दिनों के सबसे ऊंचे और सबसे नीचे के स्तर पर एक लाइन खींच देता है। और जब कीमत उस लाइन को तोड़े? जब कीमत उस ऊपरी लाइन को तोड़कर ऊपर निकलती है तो ये एक बुलिश ब्रेकआउट का सिग्नल होता है। लेकिन यहाँ भी एक पेच है। वो क्या? बहुत सारे ब्रेकआउट फेल हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, कीमतें जोर से बाहर निकलती हैं और फिर वापस उसी दायरे में आ जाती हैं। इन्हें फेल्ड ब्रेकआउट या फेक आउट कहते हैं। ये ट्रेडर्स के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकते हैं। एक मिनट, अगर इतने सारे ब्रेकआउट फेल होते हैं तो एक ट्रेडर के लिए तो बहुत जोखिम भरा हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। तो फिर कोई नुकसान से कैसे बचता है? मुझे लगता है यहीं पर रिस्क मैनेजमेंट की बात आती होगी। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। अब हम कॉफमैन के दर्शन के दिल में पहुंच रहे हैं। ट्रेडिंग की दुनिया में हम सब मुनाफे के पीछे भागते हैं।
लेकिन कॉफमैन का सबसे बड़ा सिद्धांत ये है कि एक सफल ट्रेडर मुनाफे के बारे में सोचता ही नहीं है। क्या? हाँ, उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ नुकसान को नियंत्रित करने पर होता है। ये तो एक जबरदस्त मानसिक बदलाव है, मुनाफे का पीछा करने के बजाय नुकसान से अपना बचाव करना। हाँ, कॉफमैन का एक मशहूर कथन है, अगर आप रिस्क को मैनेज करते हैं तो मुनाफा अपना ख्याल खुद रख लेगा। वाह! इसका मतलब यह है कि अगर आप ये सुनिश्चित कर लें कि कोई भी एक ट्रेड आपको खेल से बाहर नहीं कर सकता, तो आप इतने लंबे समय तक टिके रहेंगे कि जब बड़े मुनाफे वाले ट्रेड आएंगे तो आप उन्हें लेने के लिए वहां मौजूद होंगे। तो इसके लिए कॉफमैन के सुनहरे नियम क्या हैं? उनका सबसे बड़ा नियम है, किसी भी एक ट्रेड में अपनी कुल ट्रेडिंग पूंजी का 1 से 2% से ज्यादा का रिस्क कभी ना लें। सिर्फ 1 से 2%? हाँ। दूसरा, ट्रेड में घुसने से पहले ही आपको पता होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ है। और तीसरा, ये स्वीकार करना कि लगातार नुकसान मतलब लूजिंग स्ट्रीक्स इस खेल का हिस्सा हैं। कोई भी सिस्टम 100% सही नहीं होता। जरूरी है कि आप छोटे छोटे नुकसान के बाद भी टिके रहें। चलिए, इस 1% वाले नियम को एक उदाहरण से समझते हैं। अगर किसी के पास 1 लाख रुपए की पूंजी है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि उस व्यक्ति का हर ट्रेड में अधिकतम रिस्क होगा 1000 रुपए। अगर उसका स्टॉप लॉस हिट हो भी जाता है तो उसे सिर्फ 1000 रुपए का नुकसान होगा। और उसकी पूंजी 99,000 रुपए बचेगी। बिल्कुल, वो अगले दिन फिर से ट्रेड करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर वो एक ही ट्रेड में 20% का रिस्क ले लेता तो एक ही गलत फैसले से उसकी 20,000 की पूंजी चली जाती। और 4-5 ऐसे ट्रेड और वो खेल से ही बाहर। सही कहा, ये नियम आपको बाजार में जिंदा रखता है। और यहीं पर पोजीशन साइजिंग की भूमिका आती है, जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। ये कैसे काम करता है? पोजीशन साइजिंग इसी 1% के नियम को असल ट्रेड में लागू करने का तरीका है। इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है। क्या है वो? पोजीशन साइज बराबर होता है आपकी रिस्क की रकम डिवाइडेड बाय आपका स्टॉप लॉस। अच्छा, एक उदाहरण दीजिए। मान लीजिए आपका रिस्क 1000 रुपए है। आप एक शेयर 100 रुपए पर खरीद रहे हैं और आपका स्टॉप लॉस 90 रुपए पर है। तो प्रति शेयर आपका रिस्क कितना हुआ? 10 रुपए। सही। अब आप 1000 रुपए को 10 से भाग देंगे तो जवाब आएगा 100। इसका मतलब है कि आप इस ट्रेड में 100 शेयर खरीदेंगे। इससे आप लालच में आकर ज्यादा नहीं खरीदेंगे। बिल्कुल। आपका सिस्टम चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर पोजीशन साइजिंग गलत है तो एक ही ट्रेड आपको डुबो सकता है। ठीक है, सिस्टम समझ लिया, रिस्क भी मैनेज कर लिया, लेकिन फिर भी दुनिया का सबसे अच्छा सिस्टम भी किसी ट्रेडर के लिए फेल क्यों हो सकता है? क्योंकि आखिर में उस सिस्टम को चलाने वाला एक इंसान है। हाँ। और यहीं पर मानसिकता या साइकोलॉजी की भूमिका आती है। अच्छा। कॉफमैन बताते हैं कि ट्रेडिंग करते वक्त हमारा दिमाग हमारे साथ कई तरह के खेल खेलता है। जैसे कि? सबसे आम गलती है अनुशासन की कमी। हाँ। आपने नियम तो बना लिए, लेकिन जब ट्रेड आपके खिलाफ जाने लगा तो आपने स्टॉप लॉस हटा दिया, इस उम्मीद में कि बाजार वापस घूमेगा। हाँ, ये बहुत होता है। दूसरी गलती है अति आत्मविश्वास। हाँ। लगातार 4-5 ट्रेड सही जाने के बाद आपको लगने लगता है कि आप बाजार को समझ चुके हैं और आप अपने नियमों से बड़े हो गए हैं। हाँ। और तीसरी और सबसे खतरनाक है बदला लेने की भावना से ट्रेडिंग करना, जिसे कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। एक बड़ा नुकसान हुआ और उसे तुरंत वसूलने के चक्कर में एक और बड़ा ट्रेड ले लिया, और ये लगभग हमेशा और बड़े नुकसान पर ही खत्म होता है। इसीलिए कॉफमैन का ये मंत्र इतना शक्तिशाली लगता है। लगातार बने रहना भविष्यवाणी करने से बेहतर है। एक ट्रेडर का काम ये अनुमान लगाना नहीं है कि बाजार कल कहाँ जाएगा। उसका काम है हर दिन आकर अपने नियमों का पालन करना और नतीजा बाजार पर छोड़ देना। बिल्कुल। आपका काम प्रक्रिया को नियंत्रित करना है, परिणाम को नहीं। परिणाम तो आपके हाथ में है ही नहीं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो कॉफमैन की किताब से 3 सबसे बड़े सबक क्या होंगे? मेरे हिसाब से 3 सबसे बड़े विचार ये हैं। पहला, ट्रेडिंग में सफलता का रास्ता गट फील से नहीं बल्कि एक ठोस नियमों पर आधारित सिस्टम से होकर जाता है। दूसरा, ट्रेडिंग एक आक्रामक खेल नहीं है, ये एक रक्षात्मक खेल है। आपका पहला काम अपनी पूंजी को बचाना है, मुनाफा कमाना नहीं। और तीसरा ये कि जटिल सिस्टम बेहतर नहीं होते। एक सरल स्पष्ट नियमों वाला सिस्टम जिसे आप आसानी से निभा सकें अक्सर सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। और ये हमें वापस हमारी शुरुआती समस्या पर ले आता है, इंडिकेटर्स का भ्रम और वो सारे भावनात्मक फैसले। कॉफमैन का तरीका इन सब से निकलने का एक नक्शा देता है। हाँ, ये आपको अटकलबाजी के दलदल से निकालकर इंजीनियरिंग की दुनिया में ले जाता है, जहां आप एक प्रक्रिया बना रहे हैं, उसे टेस्ट कर रहे हैं और फिर अनुशासित तरीके से उसे लागू कर रहे हैं। तो जो लोग इसे अपनी ट्रेडिंग में लागू करना चाहते हैं, उनके लिए स्रोत में कुछ व्यवहारिक एक्शन स्टेप्स भी दिए गए हैं। पहला, एक सरल सिस्टम बनाएं।
जिसमें एंट्री, एग्जिट और रिस्क के नियम साफ तौर पर लिखे हों। दूसरा, असली पैसा लगाने से पहले उसे कुछ हफ्तों या महीनों के लिए पेपर पर ट्रेड करें। हाँ, ताकि पता चले कि आपका सिस्टम असल में कैसा प्रदर्शन करता है। और तीसरा, एक ट्रेडिंग जर्नल बनाए रखें जिसमें हर ट्रेड के पीछे का तर्क, उसका नतीजा और आपने क्या महसूस किया, ये सब लिखा हो। ये आत्म सुधार के लिए सबसे शक्तिशाली टूल है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा को एक आखिरी विचार के साथ समाप्त करते हैं। स्रोत ये बताता है कि बाजार के व्यवहार के आधार पर एक सिस्टम कैसे बनाया जाए, लेकिन ये एक गहरा सवाल खड़ा करता है। वो क्या है? क्या एक ट्रेडर का असली काम बाजार की भविष्यवाणी करना है, या एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो बाजार की अप्रत्याशितता का सामना कर सके? कॉफमैन का पूरा दर्शन दूसरे विकल्प की ओर इशारा करता है। आपका काम ज्योतिषी बनना नहीं है, आपका काम एक इंजीनियर बनना है, एक ऐसी मजबूत मशीन बनाना जो किसी भी मौसम का सामना कर सके, बजाय इसके कि आप मौसम का अनुमान लगाने की कोशिश करें।